Welcome to this edition of Market Mantra, in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I am Nishit Kumar, and with me is my co-anchor in Hindi, सोनू सूद। धन्यवाद निशित। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आज आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ उदयन रे। उदयन जी नमस्कार, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। और अब हेडलाइंस के साथ हैं निशित कुमार। The headlines: WPI inflation falls to 13.93% for July on easing food prices and manufacturing products. Domestic stocks climb more than 0.5% amid positive global share markets. Sensex rises above 59,800 points, Nifty above the 17,800 level. The rupee appreciates to 79 rupees and 39 paise against the US dollar, and Brent crude hover around $95 per barrel. थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर कम होकर जुलाई में 13.93% हो गई। ये गिरावट खाद्य मूल्य और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य कम होने के बल पर आई। सकारात्मक वैश्विक शेयर बाजारों के बीच घरेलू शेयर बाजारों में 0.5% से अधिक की बढ़त हुई दर्ज। सेंसेक्स 59,800 के ऊपर और निफ्टी 17,800 के ऊपर पहुंचे। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 79 रुपये 39 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर रहा और ब्रेंट कच्चे तेल का मूल्य $95 प्रति बैरल के करीब था। लेते हैं आज की पहली खबर। थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति की दर WPI पिछले महीने की 15.18% के मुकाबले कम होकर जुलाई में 13.93% हो गई। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा आज जारी आंकड़ों के अनुसार खाद्य वस्तुओं और विनिर्मित उत्पादों के मूल्य कम होने के बल पर थोक मुद्रास्फीति में ये गिरावट आई है। ये आंकड़ा इस वर्ष मई में 15.88% के रिकॉर्ड उच्चतम स्तर पर पहुंच गया था और पिछले वर्ष जुलाई में थोक मुद्रास्फीति की दर 11.57% थी। ये लगातार दूसरा महीना है जब थोक मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति में गिरावट जारी रही है, लेकिन पिछले वर्ष अप्रैल से लेकर अब तक ये लगातार 16वां महीना है जब ये दर दहाई के आंकड़े में बनी हुई है। शुक्रवार को जारी आंकड़ों के अनुसार इस वर्ष जुलाई में खुदरा मूल्यों पर आधारित मुद्रास्फीति CPI भी पिछले महीने के 7.01% के मुकाबले कम होकर 6.71% दर्ज हुई थी। उद्यन लगभग 1.25% की गिरावट आई है, 1.25% की WPI में होलसेल प्राइस इंडेक्स में। इसका क्या महत्व है? होलसेल प्राइस इंडेक्स कम होने से क्या फायदा, क्या सिग्निफिकेंस है उसकी, आप हमें बता सकते हैं? देखिए, ये तो वो है जो विदेशों में प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स बोलते हैं जी। तो ये तो जो उत्पादक हैं उनके लिए ज्यादा लागू है और हर इंडेक्स में सूचकांक में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, उसके जो हिस्से होते हैं वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। पर खुदरा जो है, रिटेल या कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन जो है, वो मुद्रास्फीति आप हमारे श्रोताओं के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। और वहां पे जैसे कि आपने बताया कि वहां पे एक कमी आई है, पर ये शायद कोई बहुत कम ही ऐसे एक्सपर्ट होंगे जो ये कहेंगे कि वो उसमें मुद्रास्फीति में बहुत तीव्रता के साथ कमी आएगी। जैसे कि हम अपने खबरों में देखा होगा कि और पढ़ा सुना होगा कि जो मॉनसून का जो असर रहा है, वो स्प्रेड रहा है, वो अनइवन सा रहा है। थोड़े से खाद्य पदार्थों के दाम जो है, सब्जी वगैरह के, अगस्त के शुरुआती दौर में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी फिर देखी गई है। तो वैसे तो महीने दर महीने ये उम्मीद की जा सकती है इसमें कमी आएगी, पर एक एलिवेटेड लेवल, जैसे कि हम जानते हैं 4% ±2% जो है कंफर्ट जोन आरबीआई ने
वो एक लक्ष्मण रेखा खींची, ये लक्ष्मण रेखा के बाहर है अभी भी। तो WPI की अगर हम बात करें तो प्रोड्यूसर्स के लिए अगर प्राइसेस कम होते हैं, जैसे आप कह रहे हैं प्रोड्यूसर्स प्राइस इंडेक्स जो यूएस में है उससे कुछ ये मेल खाता है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्राइवेट सेक्टर की प्रॉफिटेबिलिटी के लिए, उनके जो एक इन्वेस्टमेंट करने का जो मूवमेंट उस तरफ बढ़ने के लिए। बिल्कुल, ये इम्पोर्टेंट तो है। अब मुद्रास्फीति जितनी कम होगी उतनी बेहतर है, पर बहुत ज्यादा कम हो जाती है तो इसका मतलब आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं चल रही। इन्फ्लेशन के एक हेल्दी एक स्तर रहता है, तो वो हेल्दी जो स्तर है उसका होना बहुत जरूरी है। तो बहुत कम हो जाता है, मान लीजिए अगर WPI जो है वो मान लीजिए 4%, 3% हो रहा है और आपके CPI भी बहुत नीचे चल रहा है, मान लीजिए 2%, 2.5%, वो फिर चिंता के बारे में बात हो जाएगी। तो हम वहां पे तो नहीं है, पर जितनी भी कमी आएगी उतना बेहतर होगा। तेलों के दामों का अगर बेहतर मैनेजमेंट होता है, हम प्रोड्यूसर्स के बारे में बात करें, वहां पे प्रोडक्टिविटी आप अगर बेहतर, उसको गुणवत्ता जो है, जब इन्फ्लेशन होता है तो गुणवत्ता के ऊपर खासा ध्यान दिया जाता है ताकि आपके कम खर्च लागत में आप उत्पादन कर सकें। तो गुणवत्ता अगर बढ़ाई जाएगी ऐसे माहौल में, और कैसे आप अपने फंड्स का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो वर्किंग कैपिटल है, बाकी दूसरे जो पैसे हैं उसको आप कितने बढ़िया रोटेट करने का, कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं कैपिटल का इस्तेमाल, तो वो सब बहुत भी इम्पोर्टेंट हो जाता है और उससे फर्क पड़ जाता है। क्योंकि आप वो करेंगे तो सिर्फ मुद्रास्फीति के कम होने से ही का ही इंतजार प्रोड्यूसर्स नहीं करते हैं, दूसरी चीजें भी हो जाती हैं और मार्केट ऐसे एडजस्ट करता है। पर हाँ, जितना अपने आप गिरेगा उतना बेहतर है। तो एक हेल्दी लेवल में जो लक्ष्मण रेखा RBI ने खींची है उसके अंदर रहे तो बेहतर है। Well, drawing your attention, Udyan, from WPI to CPI now, because as you mentioned some time back that our listeners would be more interested in the CPI rather than the WPI. So how far do you think the steps taken by the RBI, besides others, have kind of pulled down this inflation from 7.01 to 6.71 in the last month? Yes, some of it I think would have helped. But as we know, when RBI does something, it takes couple of months for the transmission to happen. Now, what is the proof of that? If you see the most common banded out figure is 140 basis point rates have been hiked. But if you look at home loan rates, they haven't gone up by 140 basis points. That's true. So what happens is the transmission takes time. Often it takes a couple of months because you're adjusting on both sides of the balance sheet or both sides of your income statement for financial institutions and other people. Everybody starts making those adjustments. So it takes a little time for it to be felt. So if RBI had started, let's say, somewhere around May, June, whatever, then I do not expect the full impact to be seen right now. And that is where, Nishit, the danger is. Right. What some of the experts are saying, that when do you know you have done enough? Because by the time you see the results, would you have overshot the runway? So that is where the tricky part comes in, and that's why it is everybody. If you look at it very carefully, no central bank has said that we are going to increase 50 basis points or 75 basis points every time we meet. Nobody said. Everybody is using the word, we are going to be data driven. We're going to see how things are around and accordingly we'll do. So therefore, every central bank is saying that we are going to show the cards only at the time. We are not going to reveal our hand. And that is how they're going to do. They're going to probably see how things are going. And for the RBI, in my limited understanding, is that they're going to obviously take cues from Federal Reserve, and if you see every time it's taking those decisions is after Federal Reserve has done something, and they're making that adjustment. So most of the central banks are actually following, bar the Chinese central bank. They are ahead of the cycle. They started tightening now before they're cutting rates. Yes. So that is very interesting. At some point it softened it up. Now they're having to cut the rate. So but in fact that's alarming. शायद वहाँ की जो सिचुएशन है वो कुछ क्राइसिस की तरफ बढ़ रही है, जिसके लिए कई लोगों का कहना है क्राइसिस है, कई लोगों का कहना कि नहीं है। तो बात दोनों तरफ चलती है, पर इसमें तो कोई डाउट ही नहीं कि नरमी है। जो जितने आंकड़े हैं उसमें काफी नरमी आ गई। नरमी नहीं होती तो सेंट्रल बैंक रेट कट करता क्यों, और रेट कट ना होती तो एक जो पॉजिटिव सेंटिमेंट
थोड़ा बहुत आया है मार्केट में ओवरऑल, उसका एक हिस्सा तो ये तो जरूर है, पर कई ग्लोबल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का ये मानना है कि ये भी काफी नहीं है, इससे आगे भी बढ़ना पड़ेगा। तो ये कुछ बातें हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी कि यस, ये जब आप मौद्रिक जो आपकी अथॉरिटी है, मॉनेटरी अथॉरिटी, जब वो डिसीजन लेती है उसका रिजल्ट आपको फौरन नहीं दिखता, और ये खासा कंप्लेंट रहता है जो लोन लेते हैं उनका कहता है कि बढ़ाते वक्त तो आप फौरन बढ़ा देते हो, गिराते वक्त नहीं गिराते। डिपॉजिटर्स का कंप्लेन रहता है जो आपके रिटायर्ड हैं, उनको जो इंटरेस्ट इनकम के डिपेंड करते हैं कि आप सिंक में नहीं रखते। तो दोज थिंग्स आर देयर which every time the transmission, of course it's now much better because we are far more digitized, shall I say. So therefore the transmission will be much quicker than before, but it still is going to take time. But transmission तो pegged है ना, lending rates कई banks के pegged है जी, पर उसका वो बढ़ाया तो नहीं, जैसे आप देखिए ना 140 बेसिस पॉइंट तो वो बढ़ा है, पर आप देखिए होम लोन रेट नहीं बढ़ा। It's not gone up by 140 basis point, it's probably gone up by say 60, 55, 60, हो सकता है अब ये 80, 90 पे चला जाए because some other developments have happened, तो वहां पे चला गया। तो अभी तक people haven't felt हाई इन्फ्लेशन का जो एक नॉर्मली फ्लोटिंग रेट लोन्स पे होता है, वो असर अभी तक लोगों को उतना फील नहीं हुआ जो अब होने वाला है। And then also talking of the FD rates, the fixed deposit rates. In fact, I think today only or yesterday itself, the SBI raised the rate by I think just 15 basis points or something. Yeah. Talking of 140 basis points, you have raised over the past 3-4 months, and just kind of transferring that only 15 basis points to the customers. That is quite an aberration, Udyan. No, so that's what I'm saying. That's the challenge, because they have to balance both the sides. You know? They have to balance assets and liabilities, and that is because you would have in the past you would have raised rates FDs at a certain rate, and you're giving loans at a certain rate, so that asset liability and the match, tenure match, the cost match. Because you need to have a spread, right? Interest margin. So those things have to be seen, you know. So normally you, as a consumer, you said we are being wrong. Exactly. But financial prudence demands that balancing. Otherwise, you will, in some oversight, you will be pulled up for not having taken the risk management properly. In fact, in this context, July के जो figures आए हैं, रिलीज किए हैं RBI ने, credit growth banks की जुलाई में रही more than 15%, despite ये जो rate hikes कर रहा है RBI. लेकिन डिपॉजिट रेट्स जो थे बैंक्स के, वो सिर्फ 8% ही बढ़े। एंड इनफैक्ट आरबीआई के गवर्नर ने बैंक से कहा है कि आप डिपॉजिट रेट्स बढ़ाइए और हमसे मदद की हर टाइम उम्मीद ना करें। तो आपको लगता है कि उम्मीद कर सकते हैं सीनियर सिटीजन, जैसे आप कह रहे थे, या जो सेवर्स हैं, कि डिपॉजिट रेट्स में वृद्धि होगी आने वाले दिनों में? देखिए, यहाँ पे हु इज कॉलिंग हु, बिकॉज आप सरकार ने स्मॉल सेविंग्स रेट को तो नहीं बढ़ाया। तो अगर पहल करनी है तो किसी और जो कह रहे हैं पहल करनी है, उन्होंने तो नहीं की। और उसी से स्मॉल सेविंग्स रेट से जुड़ी हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स भी हैं। तो स्मॉल सेविंग्स रेट आर ऑलरेडी मच हायर देन द बैंक डिपॉजिट हमें वहां मिलता है जब आप सेविंग्स। जी बिल्कुल, बट द पॉइंट इज, अगर आप कह रहे हैं मतलब अगर वो कॉरेस्पॉन्डिंगली उसको भी बढ़ना चाहिए था ना। वो तो वहीं पे है जो वो नवंबर में या अक्टूबर में था। सो यू नो, यू हैव टू बी लिटिल इवन हैंडेड आउट देयर। बट एज आई वाज सेइंग, द चैलेंज हमेशा उसको रेज करना बना रहता है। और हमारे देश में चाहे वो रेट कट होना हो या लोन रेट कट करना हो या एफडी रेट्स को बढ़ाना हो, डिपॉजिट रेट्स को बढ़ाना, दोनों में ही वक्त लगता है, जो कि लोगों को चुभता है। Now, talking of this time lag, Udyan, as you rightly mentioned, that it takes some time, you know, to roll over the benefits. And when we talk of this rate cuts in May, June, and July, so now the CPI is already at 6.71. So do you see it further easing out when the actual effect of that rate cuts takes effect in the coming months? Yeah, it will. Most of the experts are expecting it to remain above 6 in the foreseeable future. But most of the experts are also expecting another, in some 60 basis point hikes across two more meetings
MPC meetings during the course of the year, 50 to 60 basis points. So they'll obviously have a combined effect. So, and then of course, as we see every year, all these food and other prices which typically go up during the monsoons, they sort of tend to settle down. So we can hope for some level of little bit of relief. And unlike the US, which is at like 8% plus and they want to go to 2%, we just have to do about 50-60 basis points and we'll be on the other side of Lakshman Rekha. So our job is not that hard, that tough, as it is for some other countries, like say a Turkey or something like that, where it's going bonkers. So we are in a much better position. And but what all these rate hikes and other inflation is going to do to our economic activity, that's another matter altogether. That is another very important question that you raised, that on the one hand we have to see that the inflation be there within the comfortable level. On the other side, we also have to see the economic activity. So now it's time to slip into a quick commercial break, but please do stay tuned because we have lots and lots coming up on the other side. उपभोक्ताओं तक पहुंचने का सुलभ और सस्ता माध्यम है आकाशवाणी। आकाशवाणी के विभिन्न केंद्रों से कीजिए अपने उत्पादों और सेवाओं का प्रचार विज्ञापनों के माध्यम से। लोकल और राष्ट्रीय स्तर पर कीजिए अपने बिजनेस का विस्तार, क्योंकि आकाशवाणी में विज्ञापन बुकिंग हुई बहुत ही आसान। अब घर, दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे आप कर सकते हैं विज्ञापनों की बुकिंग। डायल कीजिए 870-001-4242। नंबर एक बार फिर नोट करें, 870-001-4242। मार्केट मंत्र में आपका फिर स्वागत है। इससे पहले कि हम शेयर बाजार की ओर बढ़ें, आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी आप मैक्रो इकोनॉमिक सिचुएशन को कैसे देखते हैं, क्योंकि जैसा अभी निशित भी कह रहे थे कि ये जो रेट हाइक्स हो रही हैं उनका कुछ असर इन्फ्लेशन पर सैल्यूटरी पड़ता है, तो ग्रोथ पर भी नेगेटिव पड़ने का डर रहता है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो क्या अभी की स्थिति के बारे में क्या बता रहे हैं? देखिए, काफी सारे इंडिकेटर्स वो आपके पीछे के बारे में डेटा बताती हैं। तो इन्फ्लेशन जो है, आप जुलाई के बारे में बात कर रहे हैं, कुछ कोई और चीज कुछ पीछे के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि आगे चल के कैसे पैन आउट करेगा, क्योंकि हम ग्लोबल इकोनॉमी के साथ भी तो लिंक्ड हैं। हमारे कुछ कच्चा माल जो है कहीं और से आ रहा है, हम लोग जो बेच रहे हैं कहीं और बेच रहे हैं, सो वी आर पार्ट ऑफ द ग्लोबल इकोसिस्टम। तो कई बार क्या होता है, वो फैक्टर्स भी वहां पे भी रोल प्ले होता है। मान लीजिए आप कच्चा माल चाइना से ले रहे हैं, आप एक्सपोर्ट यूरोप में कर रहे हैं, देखिए दोनों जगह ही प्रेशर है ना। एक तरफ सप्लाई चेन इश्यूज हैं वहां पे, तो ये श्योर शॉट कह रहे हैं कि यूरोप इस साल के अंत तक मंदी में जाने वाली है। तो कई बार क्या होता है, डायनामिक कुछ ऐसा बन जाता है कि आपको यू आर नॉट, एंड इट्स वेरी डायनामिकली मूविंग एंड मूविंग पार्ट्स बहुत ज्यादा है। तो इसलिए कोई अगर बहुत दावे के साथ कहता है कि ये होने वाला है, वो बहुत ही ब्रेव व्यक्ति होगा। पर हैविंग सेड दैट, यहाँ पे जो हमारे जो फिगर्स अभी तक हैं वहां पे कोई अलार्म वाली कोई बात हमें नजर भी नहीं आ रही। देखिए, पहले लोगों को चिंता हो रही थी कि हमारे करेंसी कहाँ जाएगी, क्या होगा। फिर देखिए एक बेयर मार्केट बाउंस आया है, बेयर मार्केट रैली जिसे कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ और कह रहे हैं, पर उसके वजह से आज देखिए अब हम 80 के नीचे चले गए हैं, अब उस तरफ जा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि, तो ये तभी हो पाता है जब आपके सिस्टम्स में, फंडामेंटल्स में कुछ रेजिलियंस होती है। तो हमारे यहाँ पे हमारे अनलाइक कुछ और इकोनॉमीज, हमारे बेस जो है बहुत चौड़ा है। हमारे कई सर्विस सेक्टर जो है वो 50 से ऊपर % के जो है जीडीपी का हिस्सा है, वो अभी खुला है, वहां पे एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। तो ये कुछ चीजें हो रही हैं। कुछ एरियाज जो हैं वहां पे जो है मैन्युफैक्चरिंग में उत्साहवर्धक रिजल्ट्स निकल आ रहे हैं। तो ये कहना बड़ा मुश्किल है, पर हमारा जो, बिकॉज हमारा ब्रॉड बेस है, इसलिए जो जैसे हैवी वेट बॉक्सिंग होती है वहां पे वो मुक्का लग भी जाता है उसको, बॉक्सर को, वो बिकॉज वेट ज्यादा है और ग्रिप ज्यादा है, तो वो विद स्टैंड कर लेता है। तो यहाँ पे ऐसी थ्रेट तो है, चिंताएं जरूर हैं ऑन द होराइजन, पर हम बिकॉज हमारे वहां पे कंटिन्यूअसली जब सरकार ऑपरेटिंग कंडीशंस में
आप चेंज कर रहे हैं। और याद हमें ये भूलना नहीं चाहिए, हम उन देशों में से जहां पे डिजिटाइजेशन बड़ी तेजी के साथ हो रहा है, और हम जो चीजें दूसरे देश 10, 15, 20 साल में करते हैं, हम छलांगे मार के कर रहे हैं। हमें बैंक ब्रांच बनाने की जरूरत नहीं पड़े, हम मोबाइल बैंकिंग से जा रहे हैं। तो कई चीजें जो हैं हम लीप फ्रॉग कर रहे हैं, इसलिए हमारा जो रिजल्ट्स भी है कई बार उसकी सिग्निफिकेंस को समझ पाना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हम ऑटोमेटिकली हम किसी कंट्री के साथ हम कंपेयर करते हैं, जबकि हमारा साइज, हमारा तजुर्बा वो अलग है। तो इसलिए मुझे लगता है, मुझे बहुत ऑप्टिमिस्टिक मैं इसलिए हूं क्योंकि हमारे पास कॉन्स्टेंटली हम लोग कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं। आप देखिए आईपीओज जो हैं वो कौन सी कंपनीज हैं, ये वही कंपनी है जो 6-7 साल पहले एस्टैब्लिश हुई थी, और वो कितना स्टॉक मार्केट वेल्थ या इन्वेस्टर्स को खींच के ला रहे हैं, लेट्स पुट इट दिस वे। तो उसका डायनामिक अलग पलट रहा है। जब आप एक इतनी फास्ट एक्साइटिंग इकोनॉमी के हिस्सा होते हैं तो आपके जो चेंजेस होते हैं वो बड़े रैपिड होते हैं, तो कई बार उसको पीछे से एक्सट्रापोलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। आपने स्टॉक मार्केट्स की बात की तो उन पर नजर डाल लेते हैं। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में आज 0.5% से अधिक की बढ़त दर्ज हुई। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले सकारात्मक संकेतों के बीच दोनों प्रमुख घरेलू सूचकांक बढ़त में रहे। सेंसेक्स 59,800 के ऊपर और निफ्टी 17,800 के स्तर से ऊपर बंद हुए। बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.64% की तेजी से 379 अंक बढ़कर 59,842 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 0.72% की वृद्धि से 127 अंक बढ़कर 17,825 पर बंद हुआ। व्यापक बाजार की बात करें तो यहां प्रदर्शन और भी अच्छा था। बीएसई मिड कैप और स्मॉल कैप दोनों सूचकांक 1.03% के उछाल में रहे। The Sensex and the Nifty today posted gains of more than 0.5%. Both key domestic stock indices rose amid positive cues from the global share markets. The Sensex closed above 59,800 points, while the Nifty settled above 17,800 level. The Sensex rose 379 points or 0.64% to finish at 59,842. The Nifty added 127 points or 0.72% to end at 17,825. And in the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap and the small-cap indices climbed 1.03% each. In the Sensex pack, 25 companies posted gains while 5 logged losses. Maruti was the top gainer as it climbed 3.5%, followed by Mahindra & Mahindra, which gained 2.3%. On the other hand, SBI and Bharati Airtel tumbled 0.9% each. In the sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 17 sectors gained, while 2 logged losses. Auto sector gained 2.6% and Realty Index climbed 2%. On the other side, telecom and metal sectors indices slipped 0.2% each. The overall breadth of the Bombay Stock Exchange trade was positive as shares of 1,925 companies gained while 1,632 fell. Shares of 148 companies remained unchanged. Udayan, it has been green shoots all the way for the past 5-6 sessions. So besides, of course, the fundamental resilience that we have in our economy and our system, do you also see the FIIs playing a big role in this reversal? Quite a turnaround this is. Oh, absolutely. Those figures have been coming out, and they have been. They suddenly decided that they want to come back and start doing what they were doing in the past. For past many months, they were selling out, moving out, and that is actually the lesson that most of us have learned. But some of us, they keep pointing every time they move out that they are also moving out. It's basically they have a large choice of where they are going to invest, and whenever you're going to look attractive, they're going to come and invest. So that portfolio investment or institutional investment, which is coming in the stock market and securities markets, it's relative. So we should not be that bothered. If we are to be concerned at all, would be any change in behavior of our domestic investors, which really has not been happening. The other thing, of course, is some very large sort of funds, say these pension-related investors, say EPFO kind of, they have been investing in the stock markets. The life insurance companies have been exposed out there. So they provide a good counterbalance. But yes, that is actually helping us, and that is making some of the other things, say it's going to help the rupee, it's going to generally help the sentiment, till of course another less than pleasant headline comes along the way. Talking of the broader market, we see the mid cap and the small cap, they are kind of
shooting up like anything. This is really heartening. It is. Yeah. Every time the market bounces back, the first port of call are the large caps, especially for foreign institutional investors, and then of course you go into certain kinds of stocks, which is the mid cap, and for certain areas, certain sectors, if you want to go to those sectors, you have only mid cap out there actually. So therefore, you'll find some of the mutual funds actually, when they come up with new funds, when they're talking about mid caps, if they want to tap into some themes, then it's only mid cap that's available. But it actually indicates a risk on kind of behavior that's happened, because till you're large cap, you're actually hedging your bets. True. आइए चले करेंसी बाजार की ओर। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 14 पैसे की मजबूती से 79 रुपए 39 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स अंतर दिवसीय कारोबार में 0.24% की बढ़त से 106.80 पर था। सो रुपया स्टेबलाइज होता नजर आ रहा है। बिल्कुल। आप रिजल्ट मतलब जो 80 का जो साइकोलॉजिकल था पार्ट था, उससे नीचे आ गया। चले अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। अन्य एशियाई बाजारों में आज मिला जुला रुख रहा और सीमित दायरे में कारोबार हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 0.2% की बढ़त में रहा और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.1% की वृद्धि दर्ज हुई। दूसरी ओर हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1% की गिरावट रही और सिंगापुर का स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक 0.1% के नुकसान में रहा। जापान के निक्केई सूचकांक में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। यूरोपीय शेयर बाजारों में अंतर दिवसीय कारोबार के दौरान रुख बढ़त का था। लंदन के फुटसी में 0.7% की वृद्धि थी। फ्रांस के कैक में 0.4% की तेजी थी और जर्मनी का डैक्स 0.6% की बढ़त पर था। Moving on to the U.S. markets, the U.S. stocks rose yesterday with mega cap growth shares extending the market's recent rally amid investor optimism that the Federal Reserve can achieve a soft landing for the economy. The Dow Jones Industrial Average Index gained 0.5%, the S&P 500 rose 0.4%, and the Nasdaq Composite climbed 0.6%. And on to oil. Oil prices today added marginally. Brent crude was trading at $95.45 per barrel, while WTI crude prices were at $90.05 per barrel. Then, very briefly, where do you see oil going from here? Well, it's going to remain at these elevated levels. We call it elevated by our standards, India's standards. And of course, things might improve a little bit if the Iran oil deal, the Iran nuclear deal happens. And of course, some more supply comes from the OPEC, which there have been some talks. As briefly, US में 2 क्वार्टर्स में लगातार कॉन्ट्रैक्शन हुई है, लेकिन अब सॉफ्ट लैंडिंग की बातें हो रही हैं। सॉफ्ट लैंडिंग के प्रमुख क्या, फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर लिसनर्स, क्या मतलब है? मतलब जो आपके जो सकल घरेलू उत्पाद है, जीडीपी, उसमें कॉन्ट्रैक्शन, कमी, नेगेटिव जो कॉन्ट्रैक्शन है, नेगेटिव ग्रोथ रेट, वो बहुत ज्यादा नहीं होगा। मतलब 0.2%, 0.3, 0.4, इससे ज्यादा नहीं। और शैलो, मतलब कुछ क्वार्टर्स में होके निकल जाने की बात कर रहे हैं। कई लोग इसको डिस्प्यूट भी कर रहे हैं। और आपको तो जो रिसेशन आप कह रहे हैं कि वो शैलो रहेगा। कई लोगों का कहना है कि ये शैलो रहेगा, कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि शैलो कब हुआ था, एक बार दिखा दीजिए। तो लोग कह रहे हैं इस बार डिफरेंट है, वो देखना पड़ेगा क्या होगा। आइए अब चले प्रेशियस मेटल्स की और। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अक्टूबर के वायदा कारोबार में सोना 750 रुपए की गिरावट से 51,535 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था। सितंबर अनुबंध वाली चांदी भी 1,770 रुपए लुढ़ककर 57,505 रुपए प्रति किलो पर बंद हुई। उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,793.20 प्रति आउंस पर था। चांदी भी गिरावट दर्ज करती हुई $20.20 प्रति आउंस पर थी। समय समाप्त हो गया है, तो हमें चर्चा को भी यहीं विराम देना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद उद्यन, आप आए और हमारे श्रोताओं को आपने बहुमूल्य जानकारी दी। Thank you so much, Udyan, for having come to our studios. Thank you. And before we close, hit a reminder of the headlines once again. WPI inflation falls to 13.93 for July on easing food prices and manufacturing products. Domestic stocks climb more than 0.5% amid positive global share markets. Sensex rises above 59,800 points. Nifty above the 17,800 level. The rupee appreciates to 79 rupees and 39 paise against the US dollar, and Brent crude hover around $95 per barrel. Well, that's it in this edition of Market Mantra. From the entire team here, it's goodbye.